नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मानव भोजन के बारे में। न केवल भोजन के बारे में बल्कि भोजन में पोषक तत्वों और उनके उत्पादन से एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। दरअसल हम बात यहाँ पर करने वाले हैं जीएम क्रॉप की, या जीएम फूड आप कह सकते हैं। तो ये क्यों चर्चा में है, कौन कौन सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है और ये आपके परीक्षा के किस विषय से जुड़ता है, आप इसे इकोनॉमी से जोड़ करके देख सकते हैं। इकोनॉमी के साथ साथ इसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जोड़ करके देखेंगे। और जब इसके निर्यात की बात होगी, अर्थात वैश्विक निर्यात और उस पर लगने वाले प्रतिबंध या फिर हमारे जो संबंध खराब होते हैं किसी देश के साथ, अगर हम ऐसा करते हैं तो आप उसे आईआर के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो करेंगे ही, उससे पहले कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी है, उस पर हम बात कर लें। तो हमारा एक न्यू जीएस फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। यह फाउंडेशन बैच हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब यह है कि यह ऑफलाइन क्लास होगी और ऑफलाइन क्लास को ही लाइव किया जाएगा, जो संस्कृति आईएएस की एप्लीकेशन पर लाइव किया जाएगा। तो ये आप लोगों को मिलेगा। साथ ही ये भी समझ लेना है कि ये जो बैच शुरू हुआ है 11 जुलाई 11:30 बजे से शुरू हुआ है। ये हाइब्रिड में है, तो इसका लाभ आप लोगों को हमेशा ही मिलेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो इन 2 नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। sanskritis.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि दिल्ली और प्रयागराज दोनों जगह पर हमारे ब्रांचेज हैं और यहाँ पर क्लासेज चल रही हैं। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों तक पहुँचाना था, वो मैंने बता दिया। अब आते हैं अपने कंटेंट पर, क्या कुछ खास बातें हैं यहाँ पर देखें। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, अर्थात जो हम खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, उस खाद्यान्न उत्पादन का जो हमारा जलवायु है या इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं, ख़ास करके इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट चूँकि बड़ी अवधारणा है, तो इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव हो रहा है इसकी बात की जा रही है। साथ ही साथ यू वांट टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब होता है कार्बन फुटप्रिंट, कि एक व्यक्ति अपने एक दिन या एक वर्ष की बात कर लें, उन सबको आप ले सकते हैं। एक दिन के हिसाब से, एक वर्ष के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अपनी सभी दैनिक क्रियाकलापों के माध्यम से जितनी बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करता है उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। जैसे मैं जो भी गतिविधि कर रहा हूँ, मेरी किसी न किसी गतिविधि से कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है, अर्थात कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसीलिए उसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो ये कहा गया है कार्बन फुटप्रिंट ऑफ योर फूड, फोकस ऑन व्हाट यू ईट, मतलब आप क्या खाते हैं, नॉट वेदर योर फूड इज़ लोकल। अब ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो मैंने आपको दिखाया कि इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है। दरअसल एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और ये ऑनलाइन पत्रिका है। पत्रिका का नाम है आवर वर्ल्ड इन डाटा। इस पत्रिका में ये कहा गया है कि 1/4 जो कार्बन का उत्सर्जन विश्व में होता है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, ये खाद्यान्न उत्पादन की वजह से होता जा रहा है। तो आवर वर्ल्ड इन डाटा आप ये देख सकते हैं। इसी डेटा में, अर्थात ये जो पत्रिका है, चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन पत्रिका है, तो ये जो पीसीएस एग्जाम्स हैं वहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो जो ये पत्रिका अपनी डेटा बताई है, या जो कुछ भी इसने बताया है कि खाद्यान्न उत्पादन की वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है या कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन की बात कर लें, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उसका ये कहना है कि वर्ष 1957 तक विश्व की आबादी 10 अरब संभावित है, अर्थात पूरे विश्व की आबादी 10 अरब हो सकती है। और 10 अरब होने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब ये संख्या बढ़ेगी, चूँकि भारत दूसरे स्थान पर था जनसंख्या के मामले में, अब पहले स्थान पर हो गया है, तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसके पास जितने अभी कृषि योग्य भूमि है उन सबको आप रिमाइंड करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ चीन की भी बात कर लेंगे और विश्व की कितनी हमारी जो भूभाग है वो कितना प्रतिशत, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ
पर खाद्यान्न ज़रूरत की बात कही गई है यूनाइटेड नेशन डेटा के अनुसार, जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जैसे जैसे ये स्थिति बढ़ेंगी वैसे वैसे वर्तमान को ध्यान में रखते हुए हमें 50% अपनी आवश्यकताओं अर्थात खाद्यान्न उत्पादन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम अपनी खाद्यान्न जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, ये बात तो ठीक है, ये तो हमने डेटा देख लिया, लेकिन इसकी वजह से कुछ समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि जो हम खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं इससे जैव विविधता का नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को रोकने की ज़रूरत है। जलवायु संकट रोकने के लक्ष्य को हमें हासिल करना होगा। जलवायु संकट के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई सारे पहल किए गए हैं वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रों के स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं, जैसे भारत के द्वारा भी किया गया है, विश्व के द्वारा भी किया गया है। तो आप उसी के क्षेत्र में जो SDG आप कहते हैं, SDG जो कुल 17 हैं, इनकी भी आप बात कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों ने 2 राय रखी है। ये जो सारी बातें हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है, अर्थात इस क्षेत्र में काम करने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि हम 2 काम कर सकते हैं। 2 काम कौन कौन से हैं? तो पहला काम ये है कि हम जो उपभोग को अधिक टिकाऊ बनाने का काम करेंगे, उससे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके जो इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। पहला, और इसमें कहा गया है कि उपभोग को अधिक टिकाऊ बनाने की हमारी आवश्यकता है और इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारी जो आहार है, मतलब हमारा जो भोजन है, उस अपने व्यवहार में हम बदलाव ला सकते हैं। व्यवहार में बदलाव कैसे ला सकते हैं? तो जितने भी बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाली फसलें हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जलवायु पर जो निगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली फसलें हैं, उन फसलों पर अपनी निर्भरता को कम करें। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे धान का उत्पादन जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसकी सिंचाई की ज़रूरत होती है। सिंचाई करने के लिए जब बरसात समय पर नहीं हो रहा है, मानसून नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ग्राउंड वाटर का प्रयोग करते हैं। ग्राउंड वाटर के प्रयोग की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, अर्थात जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, वो लगातार हमारे जलवायु परिवर्तन या यूं कह सकते हैं इनडायरेक्टली इन सभी गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ उन फसलों के उत्पादन में आप देखेंगे, कोई भी फसल आप ले सकते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं या फिर कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर अपनी निर्भरता को हमें कम करनी होगी। तब जा कर के हम क्या कर सकते हैं, अपने आहार में बदलाव ला सकते हैं। अर्थात आहार में बदलाव ला करके हम उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और उसके माध्यम से, मतलब दोनों के माध्यम से हम दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो हमें आहार संबंधी जो हमारे व्यवहार है उनमें बदलाव ला सकते हैं। साथ ही साथ बेहतर तकनीक की हमें ज़रूरत होगी। अब तकनीक कैसी? जिससे हम खेती को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बना सकें और वो कृषि हमारे जलवायु परिवर्तन का कारण न बने, इन्वायरमेंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। अब इसके लिए कहा गया है, जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जीएम क्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जीएम क्रॉप का मतलब क्या होता है? अब इसको ऐसे देख लीजिए। जीएम क्रॉप्स, जी का मतलब होता है जेनेटिकली, एम का मतलब होता है मॉडिफाइड और क्रॉप का मतलब होता है बीज। तो आप इसको ऐसे ही समझ जाएंगे। आनुवांशिक, अर्थात जो ग्रेगल जॉन मेंडल 1856 के आसपास उन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था और अध्ययन करके आनुवंशिकता की खोज की थी और आनुवंशिकता के खोज के बाद यह प्रक्रिया विश्व में आगे बढ़ने लगी और अब जो हम काम कर रहे हैं, जो बीज है उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे रहे हैं और मॉडिफाई करके अपने मनपसंद, अगर उसमें पोषक तत्वों की भूमिका बढ़ानी है या मात्रा बढ़ानी है तो हम बढ़ा पा रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वह न केवल इन्वायरमेंट के अनुकूल हो पा रही हैं, बल्कि यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि वहाँ जितने भी खरपतवार या इस तरह के जो भी जीवाणु हैं जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है, उन फसलों को
और ज़्यादा सस्टेन करने में हम दक्ष बना रहे हैं। सस्टेन करने का मतलब ये है कि अब उन पर जितने भी इस तरह के संक्रमण हैं या कोई रोग लगता है या कोई बीमारी लगती है तो वो उस इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव करने का मतलब ये है कि अब फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा तो हमारी खाद्यान्न आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने ये कहा है कि हमें जीएम क्रॉप्स या जीएम फसलों को अपनाना चाहिए। इससे हम जो तकनीक है उसको तो बेहतर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इससे संबंधित अन्य जो बातें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो पा रही हैं। जो दो अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता की बात कही गई है, उसी से संबंधित कुछ डेटा भी दिया गया है। जैसे भोजन और कृषि के पर्यावरण प्रभाव को हमें ध्यान रखना होगा और उसी से संबंधित जो आंकड़ा बताया गया है, ये कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की बात। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन की बात की जा रही है। यहाँ पर ग्रीन हाउस जो गैस का इमिशन हो रहा है, यह 26% ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम फ्रॉम फूड। जो फूड का उत्पादन हो रहा है, केवल उससे 26%, कुल का 26% इमिशन इसकी वजह से हो रहा है। और जो नॉन फूड एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से कहा गया है कि इतने बिलियन का उत्पादन हो रहा है। कार्बन जो हम बात कर रहे हैं कि उसका उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन का, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, वो सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लैंड यूज़ की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए विश्व में कितना लैंड यूज़ किया जाता है, तो 50% ऑफ द वर्ल्ड हैबिटेट लैंड इन इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए ये बताया गया है। नॉन एग्रीकल्चर अन्य गतिविधियों के लिए आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए और अन्य जो कहा गया है, अर्बन इत्यादि इत्यादि, फ्रेश वाटर इत्यादि इत्यादि को मिलाकर के ये कहा गया है कि 51 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ये इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेश वाटर विड्रा की बात करें, जो हम फ्रेश वाटर निकाल रहे हैं, यह 70% ग्लोबल फ्रेश वाटर विड्रॉल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ये कृषि में इस्तेमाल हो रहा है 70%, और जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर महज 19% है। हाउस होल्ड जो इस्तेमाल करते हैं 11%। तो एक तो ये डेटा हो गया। इलेक्ट्रोफिकेशन के लिए कहा जा रहा है कि 78% जो इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर जो ग्लोबल ओशन की बात की जा रही है, फ्रेश वाटर पॉल्यूशन की बात की जा रही है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए 78%, साथ ही साथ अदर जो सोर्स हैं वहाँ से लिया जा रहा है। ये देखिए, टोटल जो लिया जा रहा है वो 22% लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मैनमल की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जानवरों की बात करें, यहाँ पर 96% ग्लोबल जो बायोमास है, और यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है ह्यूमन को। और ये कहा गया है कि जो इसकी वजह से इमिशन हो रहा है कार्बन का, वो जो हो रहा है 96%। ये सब सारी बातें यहाँ पर इस डेटा में बताया गया है। साथ ही साथ जो बर्ड की बात की जा रही है, जो चिड़िया हैं, वहाँ पर आप देखिए 71% ग्लोबल बर्ड बायोमास इज पोल्ट्री लाइव स्टॉक। तो यहाँ पर जो बताया गया है यह कितना है, 71%। इसके अलावा जो विल्ड बर्ड की बात करें तो यह टोटल 29% है। टोटल 29% है। ये किसके मार्फत बताया गया है, तो आवर वर्ड इन डेटा, या डाटा आप कह लीजिए, जो मैंने पहले ही बताया कि ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और उस रिपोर्ट में यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं। तो टोटल जो आंकड़े हैं और जो डेटा हम देख रहे हैं, इन डेटा के माध्यम से सारी चीज़ें बता दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रति किलोग्राम खाद्य उत्पादों से जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, वहाँ पर देख लें इसके लिए डेटा क्या बताता है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर किलोग्राम ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसमें कहा गया है बीफ आप जानते हैं, मांस, भैंस और गाय, उसको मिलाकर के कई बार बीफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बीफ के लिए, ठीक है, बीफ के लिए कहा गया है कि कितना, तो 99.48 किलोग्राम कार्बन का उत्सर्जन होता है। लैम्ब और मटन की बात करें तो 39.72 किलोग्राम। जो ये प्रवंस की बात करें, फार्म्ड की बात करें, तो यहाँ पर आप झींगे की बात कर सकते हैं 26.87 किलोग्राम। चीज़ की बात करें, पनीर की बात कर सकते हैं 23.88 किलोग्राम। यहाँ पर पिग मीट की बात करें तो यह 12.31 किलोग्राम।
यहाँ पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री से जो मीट का उत्पादन होता है 9.87 किलोग्राम। एग अंडे की बात कर लें, यहाँ पर उसी तरह से राइस की बात है। राइस के अलावा मिल्क, टोमेटो और इतना पूरा ये डेटा दिया गया है कि किससे कितना कार्बन का उत्सर्जन होता है। इन सभी आंकड़ों के साथ आप बात करेंगे कि जो जीएम फसल हैं वो क्या होती हैं। तो जीएम का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, अर्थात आनुवांशिक रूप से संशोधित जो बीज हैं उनको हम जीएम क्रॉप कह रहे हैं। और ये जीएम क्रॉप यहाँ पर देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके किसी जीव या पौधे के माध्यम से हम वांछित फल प्राप्त करते हैं, उसे हम जीएम क्रॉप कहते हैं। अगर क्रॉप की बात होगी, बीजों की बात होगी, तो उस संदर्भ में मान लीजिए यहाँ पर धान की बात कर लिया जाए। ये धान है और हमें इसमें चाहिए कि प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, और ये फसल न केवल इन सब के साथ साथ ऐसी भी हो जो जितने खरपतवार हैं उनका प्रभाव ना हो, या फिर कोई अगर जीवाणु विषाणु अगर इनको नुकसान पहुंचाता है, कोई कीट पतंगा इनको नुकसान पहुंचाता है, तो वो इसको भी सरवाइव कर सकें, तो इसके अनुकूल हम बना लें। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, तो हम उसे कहेंगे कि यह जीएम क्रॉप्स है। जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित करना और रूपांतरित करके मन वांछित फल प्राप्त करना, इसी को जीएम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया गया होगा, अगर आपने अपने आसपास देखा होगा, कलम किया जाता है, चाहे आम के पौधे की बात कर लीजिए या किसी भी पौधे को कलम कर दिया जाता है, तो दो जो अलग अलग प्रकार की वैरायटी हैं उन वैरायटी से हम एक अलग वैरायटी प्राप्त कर लेते हैं। एक पौधे में हम दूसरा फसल उगा लेते हैं, या अपने अनुसार मान लीजिए कोई एक आम की फसल है, हमने आम के पौधे में दूसरे आम जिसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, मीठा ज़्यादा होता है, तो दोनों को हम लोगों ने एक साथ कलम करके दोनों की विशेषताओं को उसके फल में प्राप्त कर लिया। तो हालांकि वो कलम की बात हो रही है, यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। साथ ही साथ अब ये बात होती है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात जो जीएम क्रॉप की बात आती है, तो जीएम की बात पहली बार 1994 में अमेरिका में इसे पेश किया गया था, और ये कहा गया कि इसका जो विकास किया गया था वो टमाटर के पौधे पर किया गया। विशेषता इसकी ये थी कि जो टमाटर विकसित किया गया था वो टमाटर देर से पकता था। देर से पकने के साथ साथ यह भी देखा गया कि इसका लाभ ये था कि देर तक ये पौधे में लगा रहता था। लगे रहने की वजह से यहाँ जो हम लाभ ले पा रहे थे कि अगर देर तक लगा रहेगा तो हम उसे देर से ले पाएंगे, और देर से ले पाएंगे तो हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसकी? तो यहाँ पर फसल की बात हो रही है, और फसल की ड्यूरेबिलिटी जब बढ़ेगी तो हम आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। एक फसल खराब हुई, खपत हुई सॉरी, और तब तक हमारी दूसरी फसल, जब तक हम इसका खपत कर पा रहे हैं तब तक हमारी दूसरी तैयार हो रही है। तो बीच में एक गैप बन जाता था, उसके लिए ये कहा गया कि ये तैयार किया गया था, इसका लाभ वहाँ पर देखा गया। भारत में किन किन फसलों को मंजूरी दी गई है, तो सोयाबीन, गेहूँ और चावल, इनके मॉडिफिकेशन के माध्यम से जो उत्पादन होता है इनको हमने मंजूरी दी है। इसकी विशेषता ये है कि प्रोटीन की इसमें प्रचुरता है, और बैक्टीरिया जो यहाँ पर इन्हें प्रभावित करते हैं खाद्यान्न को, उसका प्रभाव इन फसलों पर नहीं होता। तो बैक्टीरिया रोधी फसल है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जीएम फसलों के लाभ क्या हैं, तो जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके द्वारा हम वांछित बदलाव कर पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक सोना चावल की बात होगी, सोना आगे चल करके हम बात करेंगे। इसमें हमने प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी है, जिससे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हमें प्राप्त होती है, और जो खाद्यान्न में वो शामिल करता है तो उसके शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो पाती हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वांछित बदलाव, कम भूमि पर हम अधिक उत्पादन कर पाते हैं। अगर हमारे पास छोटा लैंड एरिया है तो हम इस तरह से बदलाव कर देते हैं जीएम क्रॉप में कि वो अधिक कम स्थान में अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, तो हमारा कम भूमि पर अधिक उत्पादन होता है, कम कार्बन उत्सर्जन भी होता है। दो जो दृष्टिकोण हमने पहले ही बात कर ली थी विशेषज्ञों की, उसके अकॉर्डिंग फसल उत्पादन स्तर में इससे सुधार होता है, अर्थात वृद्धि होती है। यह सूखा रोधी फसल है, अर्थात सूखे का भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने उन क्षेत्रों को
ध्यान में रखते हुए इन फसलों को हमने तैयार किया है या जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है। प्रतिकूल जो जलवायु परिस्थितियां हैं उसमें भी उत्पादन हो सकता है, कुछ छोटा मोटा झंझावात भी आए तो भी ये फसलें सर्वाइव कर जाती हैं। कीटनाशक और फर्टिलाइज़र जो हैं इनका भी हम सीमित उपयोग करते हैं, क्योंकि इनकी जो परंपरागत फसलें हैं उनकी अपेक्षा इसमें पहले से ही हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन बढ़ता है या इसकी आवश्यकता कम पड़ती है, जो हमने कहा कि फर्टिलाइज़र या कीटनाशक। जीएम फसलों के नुकसान की बात करें तो बीज जो इसके होते हैं उनका दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। अर्थात जो परंपरागत बीज आप देखते हैं, एक बार किसान ने खरीदा, उसका इस्तेमाल किया, फिर अगले साल भी उसी को बीज के रूप में रख दिया और फिर वो उसका उत्पादन कर लिया। तो एक तो ये बात है। जो बीज कंपनियां हैं, जो कंपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड की है, उस मॉडिफिकेशन का वो लाभ भी लेगी, तो कॉपीराइट भी हो सकता है, पेटेंट भी हो सकता है। पेटेंट कराने के बाद वो कंपनियां ही उन बीजों को बेचती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो मूल्य होता है वो अधिक होता है, और मूल्य अधिक होगा तो यानी कि कंपनियों की यहाँ पर हेजमनी देखने को मिलेगी, अर्थात कंपनियाँ मनचाहा पैसा किसानों से वसूलेंगी। जो कंपनियाँ हैं बीजों पर अपना एकाधिकार रखती हैं, इसकी वजह से जो किसान खरीदता है उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, तो यहाँ पर बीजों की कीमत अधिक चुकानी पड़ती है। किसान की लागत इससे बढ़ जाती है और कई बार हर किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं होता। यहाँ पर फसलों की स्थानीय किस्मों के लिए खतरा है, क्योंकि यह जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो वहाँ की जो स्थानीय फसल थी धीरे धीरे उसे किसान भी अपनाना छोड़ देगा, और अपनाने की वजह से जो उनकी विशेषताएं थीं, जो स्थानीय फसलें थी, वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव, जिसकी बात ही हम कर रहे हैं कि जैव विविधता पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। साथ ही साथ जीएम फसलों को लेकर के विवाद की स्थिति क्या है, तो वर्ष 2020 में 20 देशों के लोगों पर अध्ययन किया गया था, और अध्ययन के माध्यम से ओपिनियन पोल किया गया था, अर्थात आपका क्या विचार है कि आप जो जीएम क्रॉप है वो सही है या नहीं है, आप उसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तो इसको लेकर के एक ओपिनियन पोल किया गया था। 50% लोगों ने ये कहा कि जो जीएम खाद्य हैं वह असुरक्षित हैं, अर्थात इनको खाना ठीक नहीं है। उसमें किसी चीज़ की मात्रा कितनी बढ़ा दी गई है और कैसे बढ़ा दी गई है, ये इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो मान लीजिए जो दवाई का कंपोजिशन होता है, अगर उस कंपोजिशन में किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हो सकता है वो स्वास्थ्य पर आपके दुष्प्रभाव या नुकसान पहुंचा सके, या उसका दुष्प्रभाव देखने को मिले। स्थानीय फसलों की किस्में इससे विलुप्त हो जाएंगी, जो कई बार मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होती हैं, और साथ ही साथ ये महंगा उत्पाद भी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये महंगा है। अब बात ये आती है कि ये तो बातें ठीक हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने निगेटिव पॉजिटिव देख लिया। भारत में उपयोग की जा रही जो जीएम फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर बीटी कपास है। कपास आप जानते हैं, अब बीटी कपास एकमात्र उपयोग की जा रही जीएम फसल है। साथ ही साथ जीएम सरसों, बीटी बैगन, यह विवादित है। इनको लेकर के विवाद है क्योंकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं इन्वायरमेंट पर, तो ये अभी विवादित हैं। गोल्डन राइस की बात करें तो गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की अधिकता है, ये कहा गया कि इससे न केवल एशिया बल्कि अफ्रीका के उन हिस्सों के लिए विकसित किया गया है जहां पर लोगों के पास पर्याप्त खाद्यान्न नहीं है। पर्याप्त खाद्यान्न नहीं होने की वजह से वो अपनी आवश्यकताओं को, जो उनके सुपोषण के लिए आवश्यक है, वो नहीं मिल पाता। अब सुपोषण के लिए आवश्यक है वो मिल नहीं पा रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि समस्या है। तो अगर एक टाइम में एक व्यक्ति किसी एक भोजन पर ही निर्भर है, कोई केवल चावल खा पा रहा है, चावल, तो क्यों ना हम चावल को ही इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें कि इसमें ही पर्याप्त पोषण मिल जाए, अर्थात पर्याप्त उसे पोषण मिल जाएगा, स्वाभाविक सी बात है इसका लाभ वो उठा पाएगा। अब यहाँ पर उन हिस्सों के लिए विकसित किया गया है जहाँ पर जैसे एशिया में गरीबी ज़्यादा है, अफ्रीका में गरीबी ज़्यादा है, वो कोई एक ही फसल अफोर्ड कर सकते हैं, केवल चावल दाल ही खाते हैं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा होगी, पोषक तत्वों की मात्रा होगी, तो उसी से उनकी जो शरीर की पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पूरी हो पाएगी। चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात कर लीजिए, प्रोटीन की बात कर लीजिए। भोजन में विटामिन ए की कमी अक्सर ये देखा जाता है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अब बात ये आती है कि ठीक है, भारत में जीएम जो फसल है उनको विनियमित करने के लिए अधिनियम और नियम कौन कौन से बनाए गए हैं, तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात होगी कि इसमें कौन कौन सी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 है। इसके माध्यम से ये कहा गया कि पर्यावरण सुरक्षा की लंबी अवधि और आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाएगा और योजना के साथ साथ कार्यान्वयन हेतु ढांचा स्थापित करना और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियां हैं उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में त्वरित कार्यवाही की जा सके और उसके लिए एक प्रणाली निर्धारित करना भी इसका कार्य है। किसकी बात कर रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसी तरह से जैव विविधता अधिनियम 2002 है। इसके माध्यम से इसका जो निर्माण किया गया, इसके माध्यम से जैव विविधता, इसका जो उद्देश्य रखा गया है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन है 1992, उसके जो निहित उद्देश्य हैं उन सभी उद्देश्यों को लागू करना और प्राप्त करना। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है, ये भी इन सभी क्षेत्रों में काम करता है। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम जो 8वां संशोधन किया गया है, 8वां संशोधन मतलब 8 बार इसमें संशोधन किया गया है 1988, इन सभी के माध्यम से रेगुलेशन करने का काम किया जाता है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिले और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।